कार्य रहा इनका बंगाल के वहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करना 1930 में। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, ये गांधी जी की विचारधारा के पक्ष में थे या इनके मतभेद थे, थॉट्स को लेकर के? तो देखिए, यहाँ पर आपको बड़ा साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में जो मतभेद थे, क्योंकि गांधी जी अभी वर्तमान स्थितियों पर विचार करते थे कि देश में जनता क्या चाहती है। और कई बार आपने देखा होगा गांधी जी को अपने निर्णय बदलने पड़ते थे वर्तमान हालातों के चलते हुए। आपका चाहे असहयोग आंदोलन हो, उसकी स्थितियाँ बाद में आपने देखी, गांधी जी ने उसको क्या बोला कि अब हम इसको इसका वो फ़र्क नहीं हमको देखने को मिल रहा है, अब हमको लगान देना बंद करना पड़ेगा और हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। तो वहीं पर एक छोटी-सी घटना हो गई आपका चोरी-चोरा, और उसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि अहिंसा हो चुकी है, अहिंसा हो चुकी है, अब इस आंदोलन को हम बंद करते हैं। समझना आप बात को, है ना? तो इसके बाद में आपको याद होगा सविनय अवज्ञा किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा, तो सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था 1930 में। तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आपका शुरुआत में चल रहा था, दांडी मार्च सफल रहा, बहुत सारे लोगों का उत्साह था उसमें, और लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ था उसमें? आप जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ था कि वेब मिलर ने जो पत्रकारिता की, उससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव आया। एक आपका एक दबाव उत्पन्न हुआ। तो उस प्रेशर की वजह से इरविन गांधी समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसको हमने दिल्ली पैक्ट आपको समझाया था। उसमें इरविन ने क्या दबाव डाला गांधी जी के ऊपर? गांधी जी के ऊपर दबाव डाला था कि भई गोलमेज सम्मेलन में तुमको भाग लेना पड़ेगा। तो कौन से सम्मेलन में गए थे गांधी जी? या कांग्रेस की तरफ से? तो हमने एक शब्द आपको बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे कांग्रेस की तरफ से। इस बात का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्होंने कहा, अच्छा भाई साहब, आप अकेले व्यक्ति को भेज रहे हैं, वहाँ पे और बहुत सारे दल हैं, आप जानते हो गोलमेज में बहुत सारे लोग भाग लेते थे। उन्होंने कहा कल को सब गांधी जी के खिलाफ प्रश्न करेंगे। जितने भी दल हैं, मान के चलिए कल को वो सब इकट्ठे हो गए, आंतरिक रूप से इकट्ठे हो गए और जो सवाल दागेंगे गांधी जी के ऊपर, तो गांधी जी क्या सभी चीज़ों को हल कर पाएँगे? गांधी जी सभी चीज़ों के जवाब दे पाएँगे? और प्लस में गांधी-इरविन समझौता जो हुआ था, उसके खिलाफ भी ये थे। इन्होंने कहा था हमारे जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको छुड़वाने के लिए जो विद्रोह होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, वो विद्रोह नहीं हो पा रहा है। अगर गांधी जी, बेशक से ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती है कि उनकी फांसी रुके, लेकिन उसको डिले करवाने के लिए, उसको टलवाने के लिए, भविष्य के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए, ये तो कर सकते हैं, या उनकी सज़ा कम कर दी जाए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जा सकता है, इस एक चीज़ के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें जब नहीं हुई, तो सुभाष चंद्र बोस जी इससे भी रुष्ट थे। तो कहने का मतलब है, उन्होंने जो कहा कि गोलमेज सम्मेलन में जाकर के गांधी जी सभी बातों के जवाब नहीं दे पाएँगे और कल को एक आंतरिक गुट बनेगा, सुभाष चंद्र बोस जी की वही बात सत्य साबित हुई। बहुत प्रश्न वहाँ पर दागे गए गोलमेज सम्मेलन में। मुझे बताइए, गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी निराश होकर के लौटे थे कि सफल होकर लौटे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा था वही हुआ और गांधी जी वहाँ पर अकेले पड़ गए। क्योंकि मैंने कहा ना एकमात्र, तो ये कह रहे थे कि यहाँ से एक संगठन बना के तुम भेजिए। लेकिन कांग्रेस तो ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम सबका इतना आपस में विश्वास है कि हमारा एक ही चेहरा काफ़ी है। ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है? तो आप समझ गए? तो यहाँ पर जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा कि गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता है या सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो असफलता है, ये कांग्रेस और गांधी जी की वजह से है। अब मुझे बताइए, इस समय पर जितने कारण मैंने आपको बताए, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी का पक्ष जो है वो सही मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, गोलमेज सम्मेलन में गए लेकिन निराश लौटना पड़ा और बहुत सारी शर्तें जो हम गांधी-इरविन समझौते के दौरान अपनी मनवा सकते थे, जो अतिरिक्त दबाव हम ब्रिटिश सरकार पर बना सकते थे, उसको बनाने में हम कामयाब नहीं हुए। ठीक है? उसके लिए मतलब चाहे आंतरिक मंत्रणा ना हुई हो या एक दूरदर्शी सोच ना रही हो, चाहे कोई भी कारण रहे हों, लेकिन कहने का मतलब है वह सफल नहीं हो पाया। तो जब सफल नहीं हो पाए, तो इस दौर में फिर इनके सुभाष जी ने आगे बढ़े, 1930 की बात कर रहे हैं, इस समय पर इनकी बुक्स थी, बुक्स लिखना इनकी। सुभाष चंद्र बोस जी ने बुक्स लिखी हैं बहुत, अभी कभी आप भी पढ़ना, द इंडियन स्ट्रगल। युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यही समय है कि हथौड़ा बहुत गर्म है, हमको चोट मार देनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार युद्ध में विजयी है और यहाँ पर अगर हम एक मास मूवमेंट चलाते हैं, तो ब्रिटिश सरकार को घुटने पर लाया जा सकता है और हम जो चाहे वो शर्त मनवा सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा इसके बदले में? गांधी जी ने कहा नहीं, अभी हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन है और ये एकदम से अपने शासक का साथ ना देना एकदम से अनैतिक बात है, ये नीतियों के विरुद्ध बात है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो आपका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता है, जो कि एक पवित्र लक्ष्य है और उसके लिए जो मार्ग है वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि हमारा लक्ष्य तो पवित्र है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वह हिंसा और अहिंसा दोनों से होकर के भी यदि गुजरता है तो उसको गुजरने दिया जाए। बस हमको अपना जो लक्ष्य है अभी इस देश के लिए जो जरूरी है वो चीज़ हमको करनी चाहिए। तो दोनों के मतभेद हो गए बहुत ज़्यादा और इस समय पर कांग्रेस के चुनाव भी हुए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में अब गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की जो नीतियाँ हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को, यहाँ पर बताइए कौन चुनाव लड़ा था, हमने आपको सब बताया था। यहाँ पर गांधी जी के खिलाफ कौन, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? यहाँ वर्सेज में था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी ने खूब प्रचार किया, खूब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। गांधी जी ने कहा कि अगर बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई तो वह मेरी हार मानी जाए। अब आप समझिए, क्या बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हार हुई। 1377 वोट मिले बी पट्टाभी सीतारमैया को और वहीं पर 1580 वोट मिले सुभाष चंद्र बोस जी को। और पहली बार ये हो रहा था कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते थे हमेशा। पहली बार चुनाव होना पड़ा कांग्रेस के अंदर और उस चुनाव में भी गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार की हार हो गई। तो इस समय पर सुभाष चंद्र बोस जी की देश में जो इमेज थी, वो गांधी जी के पैरेलल थी। गांधी जी के पैरेलल उनकी इमेज बन गई थी और उतने ही शक्तिशाली रूप से उनको देखा जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी का उस समय पर ये ऑरा था, आप समझिए, ठीक है? और ये एकदम से सत्य बात है। तो फिर क्या किया इन्होंने कि भाई ये तो आपका अध्यक्ष बन चुके हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के संकट के दिन थे, इसलिए इसको कहा जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं इसको? कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अब इन्होंने देखा यार ये अध्यक्ष बन गए तो इनको काम करने से कैसे रोका जाए? तो क्या हुआ था उस समय पर, जो कांग्रेस की आपका जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है हर पार्टी की, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। और साथ में एक कहा कि अब एक आपका एक सलाह परिषद भी बनेगी, एक सलाह समिति भी बनेगी और कांग्रेस के अध्यक्ष को जो कुछ भी काम करना है वो पहले सलाह समिति के पास भेजना पड़ेगा। सलाह समिति यदि उसके लिए मेजोरिटी से कहेगी
तो ही वो चीज़ें जो हैं आपका लागू होंगी। और सलाह समिति में इन्होंने उन लोगों को रखा जो सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि भैया तुम तो काम नहीं करने देना चाहते हो, हम इस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करूँगा। अब उसके लिए रास्ता हो सकता है कोई और हो, यदि मेरा रास्ता यहाँ से होकर के नहीं निकलता है तो किसी और रास्ते का निर्माण हम करेंगे। जीवन में व्यक्ति यही तो सोचता है। आपके सामने यदि किसी मार्ग में बाधाएँ आएँगी तो या तो आप उन बाधाओं से लड़ोगे, और जब आपको लगेगा कि व बाधाओं से आप नहीं जीत सकते हैं तो कोई अन्य मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। यही जीवन का सिद्धांत भी है, यही फिलॉसफी है। तो उन्होंने क्या किया फिर यहाँ पर? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोलेंगे, इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरी के बाद में क्या बोलेंगे, जो बोस जी थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकी जगह फिर अध्यक्ष कौन बने थे? वो नाम आप बताएँ मुझे, मैंने आपको बताया है। इनकी जगह अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद इनकी जगह अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि भाई अगर कांग्रेस ही तो है, तो एक नया संगठन हम क्यों नहीं बना सकते हैं, जिसका लक्ष्य वही हो। कांग्रेस का भी वही लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है, तो एक नया संगठन बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसी वर्ष इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। एक पार्टी उन्होंने बनाई। अब कांग्रेस तो इनके खिलाफ थी ही। अब ब्रिटिश सरकार ने भी देखा कि यार अभी तक तो एक फ्रंट था, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अंग्रेज जानते थे बहुत अच्छे से कि एक ऐसा व्यक्ति जो आईसीएस परीक्षा छोड़ करके, ऐसे लालचों को छोड़ करके देशभक्ति के लिए देश के लिए समर्पित है, और साथ में दूरदर्शी हैं। और उस समय बहुत अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि इनका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आगे तक का सुभाष चंद्र बोस जी सोच पाते हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अपनी निजी योजनाओं को किसी को नहीं बताते थे, जो उनकी योजनाएं होती थी। उनके खास व्यक्ति थे प्रेम सिंह यादव जी। वो विश्वास ही उनके ऊपर करते थे। प्रेम सिंह यादव वही उनके अंगरक्षक थे। उनको कोई संदेश कहीं भेजना होता था, प्रेम सिंह यादव जी से, और अंतिम समय तक उनके साथ रहे प्रेम सिंह यादव जी। तो नेताजी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है? उनको पता था कि यार मेरी चीज़ें जो हैं वो लीक हो सकती हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर इनकी निगरानी शुरू की, और इसके बाद में क्या बोलेंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार। ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हमने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो भारत में एक एक्ट लागू हो गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। युद्ध के समय पर अक्सर सरकारें लागू कर देती हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर भी ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। तो युद्ध की स्थिति में होती है आपातकालीन स्थिति में, तो उस आपातकालीन स्थिति में इनको जो गिरफ्तार किया गया वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई आपका योजना बना रहे हैं। अब इनको गिरफ्तार करके भेजा गया जेल, तो जेल में इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब चूंकि ये बहुत बड़े नेता थे उस समय पर, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला यार इसका इंतजाम ये है कि इनको इनके घर में नजरबंद रखा जाए। इनके घर में यानी कोलकाता में इनको क्या कर दिया जाए, डिटेन करके रखा जाए, डिटेन करके। तो भैया वहाँ कोलकाता में इनको इनके घर पे रखा गया, कोलकाता में नज़रबंद रखा गया, और फिर ये वहाँ पर सोचते रहे कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आपका 1940 का वो समय था जब इनको रिलीज़ किया गया, और 1900 1 साल हो चुका था यहाँ पर, 1 वर्ष पूरा। 1941 में एक दिन ऐसी योजना बनी कि 1941 में ये फरार हो गए अपने घर से, 1941 में। तो यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वो अपने घर से फरार हुए, यहाँ पर याद रखना क्या किया गया था, गिरफ्तार करके उनको गिरफ्तार